और अगले 5 साल उन्हीं के आगे हाथ फैलाते हो जिनको जो नोट देके वोट ले जाते हैं। ये काम अगर आप लोगों ने बंद नहीं किया तो फिर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और खामियाजा ये है कि फिर आपकी आने वाली नस्लें भी, उनका भी हाथ इस देश में और उड़ीसा में भी फैला रहेगा। मैं जब उड़ीसा आता था, और मैं कई बार उड़ीसा आया, एक बार झारसुगुड़ा के जरिए और एक बार रायपुर के जरिए जब गाड़ी निकलती थी तो मेरा ध्यान इस बात पे होता था कि मैं लोगों के घर देखता था, उनके हालत देखता था, उनके कपड़े देखता था और अपने मन में ये नोटिस करता था कि इनके हालात उड़ीसा में कैसी है। और मुझे कहने में कोई दुख संकोच नहीं है कि उड़ीसा में आपकी हालात बहुत अच्छी नहीं है। उड़ीसा में मेरे लोगों की हालात बहुत अच्छी नहीं है। उनके पास बड़े पैमाने पर भौतिक सुविधाएं भी नहीं है। भौतिक सुविधाएं, मौलिक सुविधाएं, यानी कि रहने के लिए अच्छा मकान, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और खाने के लिए अच्छा भोजन। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं ये भी सरकारों ने हमें उपलब्ध नहीं कराई और फिर भी हम इन सरकारों पर भरोसा करते रहते हैं। मैं आपके यहाँ की कई चीजें पढ़कर बताऊंगा कि आपके यहाँ किस तरह की परेशानी है। जब आप जानेंगे तो शायद आपकी आंखें खुले और आपको समझ आए। आपने मजदूरी करना सीखा, मेहनत करना सीखा, 8 घंटे पसीना बहाना सीखा, लेकिन आपने बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चल के राष्ट्रीय शक्ति बनाना नहीं सीखा। आपने बाबा साहब का नारा तो सीखा जय भीम का, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाय विच कैन यू ओपन एंड ईच ऑफ योर सक्सेस, यानी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप अपनी सारी समस्याओं के ताले खोल सकते हैं, सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। ये बात आपकी समझ में नहीं आई और आप ये सोचते रहे कि कोई मसीहा पैदा होकर आएगा या ये लोग कभी तो इनका दिल पसीजेगा और ये आपके बारे में सोचेंगे। जिन्होंने हजारों साल आपके बारे में नहीं सोचा वो आज कैसे आपके बारे में सोचेंगे। जिसकी समस्या होती है उसी को संविधान ढूंढना पड़ता है और भगवान बुद्ध ने भी कहा कि हर एक समस्या का कारण है और हर कारण का एक निवारण है। कारण आपको है और समस्या आपको पता है, लेकिन निवारण भी आपको पता होने के बावजूद आप उस पर काम नहीं करते हो। आप दूसरे में भरोसा करते हो, किसी को वोट देते हो और फिर निजी स्वार्थ के, कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के चलते फिर बड़े पैमाने पर समाज खाली हाथ रह जाता है। हर 5 साल में चुनाव इसलिए होते हैं कि अगर आपको जिसने आपसे वोट लिया और आपका काम नहीं किया, आप उसको बदले किसी और को मौका दे दो। लेकिन इस देश में तो बहुत तरह की विविधताएं हैं और जैसा मैंने बीच में कहा कि पैसे के आधार पर जो चुनाव हो रहा है ये असल में लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि पैसे वाला चुनाव और जब पैसे आधारित चुनाव होगा तो पैसे वाला ही लड़ेगा, गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ेगा। और जब तक गरीब इस राजनीति में नहीं आएगा और आगे बढ़ के विधानसभा लोकसभा में नहीं आएगा तो फिर गरीबों का भला नहीं हो सकता, जब तक गरीबों के बीच का गरीबों की बात रखने वाला नहीं आएगा। इसलिए पैसे वाले लोगों ने ये खेल बना रखा है कि जितना पैसा लगाओ राजनीति में कि गरीब लोग इसमें घुसी ना पाए। मैं धन्यवाद दूंगा मानव काशीराम साहब को कि उन्होंने समाज को जागरूक करके इस लड़ाई को, इस जो बेड़ियां गिरी गई थी आर्थिक की बेड़ियां, इनको तोड़ने का काम किया। लेकिन अभी भी कई बेड़ियां बाकी हैं, वो तो चले गए। और हम अगर ये सोच के बैठ जाए कि हमें ये बेड़ियां नहीं तोड़नी तो आप मुझे बताओ कि बेड़ियां कैसे टूटेंगी, गुलामी कैसे खत्म होगी, उड़ीसा में हालात कैसे बदलेंगे। आपने गले में नीला पट्टा पहनना सीख लिया है, लेकिन जब तक आप बूथ का संगठन बनाना नहीं सीखोगे, सेक्टर का संगठन बनाना नहीं सीखोगे, विधानसभा की कमेटी नहीं बनाओगे, जिले की कमेटी नहीं बनाओगे, प्रदेश का मजबूत संगठन नहीं बनाओगे और भाईचारा बना के बहुजन समाज के लोगों में आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे तो पैसे वाले लोग आगे बढ़ते रहेंगे और वो पैसे से पैसा कमाते रहेंगे। इससे आपका अगले 100 साल भी लोकतंत्र चले तो भला नहीं हो सकता। देखो, मैंने डाटा बनवाया था उड़ीसा में SC ST OBC की जनसंख्या और आरक्षण के आंकड़े इस प्रकार हैं। SC की पॉपुलेशन 17% है और ST की पॉपुलेशन
23% है। दोनों मिला के लगभग 40% हो जाते हैं। आरक्षण मिलता है 38%। इनका उच्च शिक्षा में इनका परसेंटेज है 20%। ओबीसी की जनसंख्या है 54%। नौकरियों में आरक्षण है 11.25 यानी कि 11.25 यानी कि लगभग 11.25%। और इनका उच्च शिक्षा में प्रतिशत जो है और इनको जो अवसर मिल रहे हैं वो 0 मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? दोबारा बताओ, क्या मिल रहे हैं? 0। इन्होंने क्यों मिल रहे हैं 0 हमारे पिछले वर्ग के लोगों को? क्योंकि इन्होंने जब मास्टर पढ़ा रहा था तो ये फोन में वीडियो बना रहे थे। मास्टर की बात को इन्होंने सुना नहीं और लड़ाई को मजबूती से लड़ा नहीं, इसलिए इनको क्या मिल रहा है? जब ये अंधविश्वास पाखंडवाद की धर्मांता को त्याग कर और मिशन के रास्ते पर आएंगे तभी इनका और इनके बच्चों का भला होगा। उससे पहले इनका भला होने वाला नहीं है। वरना ये जो दल राजनीति कर रहे हैं, कोई सेकुलर के नाम पे और कोई हिंदुत्व के नाम पे, ये समय समय पे अपने धार्मिक एजेंडों को आगे करके और कोई डरा के ये वोट का अधिकार अपने खेमे में रखेंगे। कभी भाजपा आती रहेगी, कभी कांग्रेस आती रहेगी और यहाँ तो तीसरा भी दल है बीजेपी नाम का, कभी वो आता रहेगा और आप पीछे बैठ के ताली बजाते रहना और तमाशा देखते रहना। शाम में निकलकर और खुद के जीवन को और खुद के सपनों को दांव को लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। बहुत सारे लोग बलिदान देंगे तब जाके बात आगे बढ़ेगी। मैं और आपको आगे सुनाता हूं। यहाँ सामान्य जाति की जनसंख्या है 6% और उनको उनकी सरकार ने आरक्षण दिया है ईडब्ल्यूएस 10%। यानी कि उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके माथे पे लिखा होगा कि इसको नौकरी मिलनी ही मिलनी है। जिनकी आबादी 6% है उनको आरक्षण 10% है। और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, इस आरक्षण के लिए उन्होंने कभी कोई आंदोलन नहीं चलाया, बस वोट के आधार पर अपनी सरकार बनाई। जिस दिन उनकी सरकार बन गई, उनकी सरकार ने उनको ये आरक्षण देने का काम किया। जिस आरक्षण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहां से उनको कम्युनल अवार्ड मिला था और अंत सितंबर 1932 में 24 सितंबर 1932 को फिर पुनः व्यक्त होकर ये आरक्षण नाम का झुंझुना हमें मिला था, जिसके लिए बाबा साहब खून के आंसू है। वो उनको सिर्फ वोट का अधिकार से जो है उन्होंने अपनी ताकत बना के ले लिया। उड़ीसा में आजादी के 75 साल बाद भी SC/ST आयोग नहीं है, ओबीसी आयोग नहीं है और अल्पसंख्यक भाइयों का आयोग भी नहीं है। क्यों बनाया जाए? सरकार तो उनकी है, वो आपका आयोग क्यों बनाए? आयोग बनेगा तो आपकी सुनवाई होगी और आयोग के जरिए कुछ लोगों पे कार्रवाई होगी, इसलिए वो आयोग बनाते ही नहीं है। तो राजकाज के हाथ में वो क्यों बनाए? हाल ही में दलित समुदाय के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी जिनका नाम है विष्णुपद सेठी CBI छापे के शिकार हुए क्योंकि वे मुख्य सचिव बनने जा रहे थे और ये साजिश के थ्रू जो लोग उनको नहीं बनने देना चाहते थे उन्होंने ये काम कराया जिससे उनके ऊपर आरोप लग जाए। आपने देखा महाराष्ट्र के एक नेता हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक सभा में कहा कि वही उस आदमी को मैं जेल भेजूंगा और अगले दिन उस आदमी ने सरकार में इनके साथ शामिल वो हो गया तो उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। और यहाँ आपके आदमी के ऊपर इस तरह का जो है एलिगेशन लगवाकर और उसको मुख्य सचिव बनने से चीफ सेक्रेटरी यानी कि प्रदेश का सबसे मुख्य आदमी, प्रशासनिक अधिकारी जिसकी कलम में वो शक्ति होती है कि पूरे प्रदेश को हिला सकता है, आपका आदमी ना बन जाए। ये जो देखिए जातिवाद और ये जो भेदभाव की जो पराकाष्ठा है, इसका जो है उदाहरण जीता जागता आपको देखने को मिला। SSC यानी कि आश्रम स्कूल पद्धति में खराब प्रशासन की लापरवाही के कारण जो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां की एक बेटी जो 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, उसको वो गर्भवती हो गई। ये मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है।
आप महसूस करके देखो कितना अन्याय जिन बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेजते हैं उनके साथ किस तरह का अन्याय स्कूलों में हो रहा है। ये बड़ा चिंताजनक है। कल मैं भी अपने लोकसभा क्षेत्र में आश्रम पद्धति के स्कूल में गया था। 12वीं तक का स्कूल है, कक्षा 6 से मैं गया था 10 मिनट के लिए। 3 घंटे उन बच्चों के बीच में रहा, उनकी परेशानियों को सुना, उनके दुख दर्द को जाना, उनके स्कूल के टीचर से बात की, उनके वॉशरूम से लेके हर एक चीज का निरीक्षण किया, खाने से लेके हर चीज की बात रखी कि इन बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और उन बच्चों को भी समझाया कि आपको अवसर मिला है, यहाँ से जब आप पढ़कर निकलो तो एक अच्छे कर्मचारी अधिकारी बनने की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पढ़ने के बाद आप घर में चली जाओ और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में ना सोचो। फिर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शैक्षिक वर्ण के वर्ष के अंत में मिलती है। अगर ये शुरुआत में मिल जाए तो तमाम तरह का स्कूल जो है जो बच्चों को परेशान करते हैं ये परेशानी का काम बंद हो जाए। इसमें भी 60% पैसा केंद्र की सरकार